नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निवासियों के लिए जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार योजना। धामी कैबिनेट से मिली मंजूरी। उपनल कर्मियों को मिनिमम पे स्केल और डीए देने के लिए बनाई गई सब कमेटी। कैबिनेट के फैसले से उपनल कर्मचारी नाराज। कहा, हर बार समिति बना कर दिया जाता है लॉलीपॉप। नियमितीकरण की मांग पूरी न होने पर आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी। 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव। गणेश गोदियाल के हाथों में 27 की कमान। हरदा की पैरवी पर हाईकमान ने साधा क्षेत्रीय और जातीय संतुलन। और उत्तराखंड से जुड़े तिरुपति मंदिर लड्डू घोटाले के तार। हरिद्वार की एक फर्जी डेयरी से किया गया 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई। सीबीआई जांच में हुआ खुलासा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में निवासरत परिवारों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार देवभूमि परिवार योजना के तहत परिवारों की आईडी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा भी अलग अलग विभागों से जुड़े करीब 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं धामी कैबिनेट में आखिर और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग निदेशालय परियोजना प्रबंध इकाई के गठन को मंजूरी दी है। इसके अलावा विभाग में 4 पद स्वीकृत किए गए। वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की गारंटी मान्य होगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कट ऑफ डेट के लिए सब कमेटी का गठन करने का फैसला लिया गया। उत्तरकाशी के धराली और प्रदेश के अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर सहमति बनी है। इस राशि में से 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। पक्के मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए देने पर सहमति बनी है। कमर्शियल संपत्ति पर केस टू केस फैसला लिया जाएगा। नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए आईडी बनेगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत आईडी को बनाया जाएगा। उपनल कर्मचारियों की मांग पर सब कमेटी का गठन किया जाएगा। कैबिनेट की बनाई गई उप समिति 2 महीने में कमेटी को रिपोर्ट देगी। उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों को नियुक्ति करेगा। भारत विदेश मंत्रालय में उपनल रजिस्ट्रेशन करेगा। केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत अनुदान सहायता की धनराशि का भुगतान राज्य सेक्टर के अंतर्गत संचालित मधुग्राम योजना से किए जाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट ने विधानसभा के विशेष सत्र के 17वां की संस्तुति प्रदान की। उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन के लिए पद सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में 2 सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कुछ चेंजेस हम लोगों को आवश्यक थे उनके मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो पहला चेंज ये किया कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है उपनल का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी का कार्य उपनल के पास आज तक नहीं था, तो उसमें परिवर्तन करके ये कार्य उसमें जोड़ दिया गया। दूसरा जो प्रमुख जो चेंज किया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, हम लोग क्योंकि उपनल जो है वो एक कॉर्पोरेशन है और कॉर्पोरेशन में जैसा आपको मालूम है कि 30% तुम्हारा इनकम टैक्स लगता है, तो लगभग हम लोग 3-3.5 करोड़ रुपए प्रति माह प्रत्येक साल इनकम टैक्स देते थे। हम लोगों ने इनकम टैक्स वालों से बात करी और उन्होंने फिलहाल हमें प्रोविजनल कंडीशन के अंतर्गत हमें इसमें रिबेट दे दी है, लेकिन हमें 2027 तक इसमें परिवर्तन करने थे। अपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो परिवर्तन आज कर दिया गया है। उसमें प्रमुखता यह है कि इनकेस अगर उपनल कभी भविष्य में अगर इसका डिसोल्यूशन होता है तो जितने समस्त जो उसके एसेट्स हैं और जो उसके बाद पैसा रहेगा वो इसी प्रकार की जो वेलफेयर एक्टिविटीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो गठित होगी उसमें मर्ज होगी, ना कि शेयर होल्डर्स के डिविडेंड पे या उनको वापसी नहीं किया जाए।
वहीं कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों की मांग पर सब कमेटी गठित की गई है। उप समिति 2 महीने के भीतर कमेटी को रिपोर्ट देगी, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले से उपनल कर्मचारी सहमत नहीं है। देहरादून में परेड ग्राउंड में पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हजारों उपनल कर्मचारियों ने कैबिनेट के इस फैसले को नकार दिया है। उपनल कर्मचारियों के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार हर बार समिति बनाती है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब उग्र आंदोलन होगा और कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहेंगे। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। हाईकमान ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। साथ ही पार्टी की नई टीम का भी ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस के इस बदलाव से पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीद जगी है। साथ ही पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव, गणेश गोदियाल के हाथ में 27 की कमान, पार्टी की नई टीम का भी ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिछाए बिसात। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में अपनी नई टीम का ऐलान करने के साथ ही प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन भी कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब गणेश गोदियाल को सौंपी गई है। हाईकमान ने दूसरी बार गणेश गोदियाल पर भरोसा जताया है। इससे पहले 22 जुलाई 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा गया था। हालांकि कांग्रेस को प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था, मगर अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से आला कमान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर गणेश गोदियाल के हाथों में सौंपकर बड़ा दांव आजमाया है। सभी को, जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको भी एकोमोडेट किया राष्ट्रीय स्तर पर। प्रीतम सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई कि वो कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बने, हरक सिंह जी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने। तो सबको बधाई। और एक संतुलित टीम के साथ हम लोग आगे आने वाले चुनाव में जाएंगे। हमारे पास अभी समय है कि हम प्रदेश की जनता के पास अपने निवेदन को लेकर घर घर तक पहुँचें। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम सब लोग मिलकर प्रदेश की आकांक्षा के अनुरूप इस तानाशाही और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकें और यहाँ पर कानून का राज स्थापित करें। वहीं गणेश गोदियाल के साथ साथ पार्टी ने विधायक प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत और करण महारा को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। करण महारा को कांग्रेस कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। वहीं हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष और प्रीतम सिंह को प्रचार समिति का अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 12 सांगठनिक जिला और 15 शहरों के नए जिला अध्यक्षों की भी घोषणा की गई, जो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया गया है। हम पार्टी हाईकमान के बहुत आभारी हैं और एक तो समय से जो एक मैं पार्टी हाईकमान से हमेशा अनुरोध कर रहा था कि जो भी निर्णय आपको करना है वो समय से रहते हुए कर लें। तो इस बार सही मायने में कांग्रेस ने समय से एक निर्णय कर दिया है और इसका सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा और पूरे प्रदेश में लोगों में उत्साह है। और आने वाला समय आप देखिएगा कैसे आने वाले समय में क्या होता है। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से इस बदलाव की चर्चा हो रही थी और अब जाकर पार्टी नेतृत्व में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बेहतर संतुलन साधने का काम हाईकमान ने किया है। दरअसल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दोनों कुमाऊं मंडल से हैं। यशपाल आर्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। फेरबदल के बाद क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष का पद गढ़वाल मंडल के खाते में दिया गया है। गणेश गोदियाल गढ़वाल मंडल के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय से भी आते हैं और अभी हाल ही में हरीश रावत ने भी ब्राह्मण चेहरे की पैरवी की थी। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि हाईकमान ने हरदा के अनुभव को कहीं न कहीं तवज्जो जरूर दी है। जी, ये उनका विचार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सभी तबकों की पार्टी है। रावत जी ने जो विचार रखा, उनका राजनीतिक अनुभव है बहुत लंबा, उन्होंने अपना विचार रखा। लेकिन मैं निजी तौर पे भी किसी जाति विशेष का होने से ज़्यादा एक अच्छा इंसान होना पसंद करता हूँ। एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, एक मानव अच्छा होना पसंद करता हूँ। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जो सभी लोगों को इस रूप में नज़र रखती है कि सब समान हैं। मैंने एक सत्य मेरे मुंह से निकल गया। सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है।
ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमजोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला बन गया। तो मैंने कहा वो स्थितियां बदली हैं। पहले मैंने कहा ब्राह्मण देता था सबको। कांग्रेस में फेरबदल के बाद लगभग सभी पुराने चेहरों को पार्टी में जगह दी गई है। अगर कोई नया चेहरा है तो वो है हरक सिंह रावत। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत ने बीजेपी का हाथ छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था। ऐसे में हरक सिंह रावत बीजेपी की रग रग से वाकिफ जरूर है, जो 2027 की मजबूत चुनावी रणनीति के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। मगर जरूरत है कांग्रेस को एकजुटता और एक बेहतर चुनावी रणनीति की। वहीं हरीश रावत इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, लेकिन 2027 का चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। पार्टी ने नए अध्यक्ष साथ ही नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसा है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है वो सब हरीश रावत की ही देन है। कि कांग्रेस से हरीश रावत निष्क्रिय हो गए इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, और हरीश रावत अगर निष्क्रिय हो जाते हैं तो कांग्रेस का अस्तित्व बचता भी नहीं है। हरीश रावत ही कांग्रेस में आज बड़े नेता के रूप में है। ये ठीक है कि कुछ बुझाने के लिए प्रीतम सिंह को आगे कर दें, कुछ बुझाने हरीश सिंह को आगे कर दें, ये केवल संतुष्ट का प्रतीक है। आज भी जो कांग्रेस में घटित हो रहा है वो हरीश रावत ही कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वंदे मातरम गीत देश की आजादी का ज्वार भरने वाला गीत था। मौजूदा वक्त में भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और ये गीत लोगों में भारत माता के प्रति स्नेह के भाव को जागृत करने वाला है। 7 तारीख से ही 150वीं जयंती का श्री गणेश हुआ है। वंदे मातरम गीत ये देश की आज़ादी का ज्वार भरने वाला गीत था। अब देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। विकसित राष्ट्र में भी ये गीत भारत माता के प्रति स्नेह का भाव के साथ लोगों के जागरण पैदा करे, इस भाव के साथ, क्योंकि 150 वर्ष के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संज्ञान लिया है। अब पूर्ण वंदे मातरम ये सब जगह इसका गायन हो, क्योंकि इसके जड़ में, इसके तत्वों में ही देश की आजादी है, देश का विकास है। तिरुपति मंदिर लड्डू घोटाले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच में लड्डू घोटाले के तार उत्तराखंड से जुड़े पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि हरिद्वार की एक फर्जी डेयरी ने तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद के लिए लाखों किलो नकली घी की सप्लाई की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड से जुड़े तिरुपति मंदिर लड्डू घोटाले के तार। सीबीआई जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। धर्म नगरी से होता रहा नकली घी का कारोबार। लाखों करोड़ों भक्तों के साथ किया गया छलावा। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू घोटाले को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच में सामने आया है कि लड्डू घोटाले के तार देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि हरिद्वार की एक फर्जी डेयरी ने 5 साल तक तिरुपति मंदिर को 68 लाख किलो नकली घी की सप्लाई की, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के पूर्व ईओ एवी धर्म रेड्डी के कार्यकाल के दौरान लड्डू प्रसाद में बड़े पैमाने पर मिलावट हुई थी। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी के करीबी और पूर्व निजी सहायक चिन्ना अपन्ना की हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बाद जांच में नया मोड़ सामने आया है। अपन्ना पर कथित तौर पर अयोग्य डेयरियों को ठेके दिलाने और निविदा प्रक्रियाओं में हेरीफेरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगा। इस मामले में सीबीआई की विशेष जांच टीम ने सनसनीखेज घोटाले का पर्दाफाश किया। हरिद्वार की एक फैक्ट्री ने करोड़ों रुपए का नकली घी टीटीडी को सप्लाई किया। भगवानपुर में स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में सीधे तौर पर जुड़ी पाई गई। डेयरी ने साल 2019 से 2024 के बीच तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम को करीब 250 करोड़ रुपए का 68 लाख किलोग्राम घी सप्लाई किया। सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक इस डेयरी ने
ना तो कभी दूध खरीदा और ना ही मक्खन। इस डेयरी के संचालक पोमिल जैन और विपिन जैन ने नकली देशी घी की यूनिट बनाई, दूध खरीद के झूठे रिकॉर्ड तैयार किए। गिरफ्तार आरोपी संजय कुमार सुगंध ने पूछताछ में स्वीकार किया कि नकली घी तैयार करने के लिए कई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। जांच में पशु वसा और सिंथेटिक तत्वों के इस्तेमाल की भी पुष्टि की गई, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इस मामले में एक हैरान करने वाली बात ये भी रही कि जब साल 2022 में भोले बाबा डेयरी को ब्लैकलिस्ट किया गया, तब भी इन लोगों ने अन्य कंपनियों के नाम पर, जैसे वैष्णो देवी डेयरी जो कि तिरुपति में है, माल गंगा डेयरी जो कि उत्तर प्रदेश में है और AR डेयरी फूड्स जो कि तमिलनाडु में है, इन कंपनियों के जरिए इन्होंने नकली घी की सप्लाई जारी रखी। जांच में ये भी सामने आया कि जुलाई 2023 में TTD द्वारा रिजेक्ट किए गए 4 टैंकर घी को भोले बाबा डेयरी ने लेबल बदलकर फिर से मंदिर को सप्लाई कर दिया। अगस्त 2024 में वैष्णवी डेयरी ने उसी घी को प्रोसेस कर लेबल बदल दिए और फिर से तिरुपति मंदिर को सप्लाई किया गया, जिसके बाद वही घी भगवान वेंकटेश्वर के लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल किया गया। ये तमाम तथ्य दर्शाते हैं कि ये घोटाला एक बड़ी साजिश और नेटवर्क के तहत संचालित किया जा रहा था। इस घोटाले ने लाखों करोड़ों भक्तों की भावना और देश के एक प्रमुख तीर्थ स्थल की पवित्रता को गंभीर चोट पहुंचाने का काम किया है। इस पूरे मामले में जरूरत है सख्त कदम उठाने की, क्योंकि यहाँ सवाल भक्तों की आस्था और मंदिर की पवित्रता का है, जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करना चाहते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार, जिसका नाम सुनते ही हम सब के मन में पवित्र गंगा, हर की पैड़ी और अलग अलग मठ मंदिर आते हैं, लेकिन इसके उलट धर्म नगरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है। गंगा घाटों पर जाम छलक रहा है और इन छलकते जाम पर रोक लगाने की बजाय जिम्मेदार शासन प्रशासन इन्हें शह दे रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा तट पर नशे का काला धंधा। ये देखिए, खुलेआम नशा बिक रहा है। ये देखिए दारू, नशा बिक रहा है। ये देखिए दारू, मतलब इन लोगों को महज हर की पैड़ी से 30 मीटर की दूरी पे ये पूरा ठेका बना रखा है। हरि के नगर में गंगा घाटों पर छलक रहा जाम। दल से हम लोग और ये हमने मुहिम छेड़ी हुई है। अच्छा। और कल भी हमने 4 जगह छापे मारे जी। चौकी हर की पैड़ी को पता है, खड़खड़ी चौकी को पता है, सप्तऋषि चौकी को पता है, और उसके बाद हमारा खारा सोत पे श्रद्धालुओं के भेष में पहुंच रहे सट्टेबाज। 40 करो। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा कारोबार। आज ये देखिए, ये शराब का पूरा जखीरा पकड़ लिया हमने। ये देखिए आप, ये शराब का पूरा जखीरा है और ये हर की पैड़ी महज 30 मीटर की दूरी पे जहाँ गंगा जी की आरती होती है। थाने चौकियां सब है बेकार। फ्रेडी कितने की है? 150। क्या बहुत डबल दे रहे हैं तो कुछ रेट भाई? तो डबल क्या भाई, प्रशासन पे जा रहा है हमारा। तो भाई हमारा चौकी में जा रहा है, जितनी चौकियाँ 5 चौकी। जिम्मेदारों की आंखों पर पड़ा है पर्दा। क्या ये है हरि का द्वार, हरि की वो धर्म नगरी जिसका उल्लेख शिव पुराण में है। यहाँ माँ गंगा के स्नान भर से पाप धुल जाते हैं। लोग यहाँ आकर पुण्य कमाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ की हर सुबह गंगा आरती से होती है, जो लोगों को सुकून पहुँचाती है। उसी हरिद्वार को कलंकित किया जा रहा है। यहाँ नशे का काला धंधा खूब फल फूल रहा है और इसे बयां कर रही है हमारे संवाददाता के कैमरे में कैद हुई कुछ ये तस्वीरें। ये नजारा किसी शराब के ठेके का नहीं है, ये हर की पैड़ी से सिर्फ 30 मीटर दूर चल रहे मैखाने का है, जिसका लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन धड़ल्ले से शराब का कारोबार चल रहा है। हो सकता है कि आपको लगे कि धर्म और आस्था के प्रतीक हर की पैड़ी से बिल्कुल करीब चल रहे इस शराब के कारोबार पर पुलिस को पता ही ना हो, लेकिन ये सोचने से पहले जरा ये भी सुन लीजिए। तो भाई हमारा चौकी में जा रहा है, जितनी चौकियाँ 5 चौकी। तो सुना आपने, सब कुछ सेट है। कितने का है ये बता दो। 250। राइवी 230। क्या बहुत डबल दे रहे हैं तो कुछ रेट भाई? तो डबल क्या भाई, प्रशासन पे जा रहा है हमारा। तो भाई हमारा चौकी में जा रहा है, जितनी चौकियाँ 5 चौकी। अच्छा, सब में पैसे जा रहे हैं, पैसे का कमा लेने का।
ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ रात के अंधेरे में हो रहा है। जिम्मेदारों की ऐसी कृपा है कि शराब का ये अवैध कारोबार सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि खुलेआम दिन के उजाले में भी फल फूल रहा है। ये युवक गंगा घाट के किनारे ही खुलेआम गांजा बेच रहे हैं। अब सट्टेबाज का कारोबार वो भी देख लीजिए। 40 करो, 20 के 40 दूंगा, 1 लाख कर लगे, 1 लाख दे दूंगा। तुम्हारे तो पेटीएम में 10 लाख भी होता। इन सब पर जिला प्रशासन ने क्या तर्क दिया, आइए अब वो भी आपको सुनाते हैं। आज कतिपय व्यक्तियों के द्वारा मुझे मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा हरिद्वार में अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है, बिक्री और व्यापार के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको कि आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है। तो सुना आपने मजिस्ट्रेट साहिबा का ये बयान। ये सवाल अब भी बरकरार है कि नशे के इन सौदागर पर कार्रवाई आखिर कब होगी, कब तक विभाग खेलते रहेंगे, आखिर कब तक लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का धर्म नगरी में मजाक बनता रहेगा। वहीं दिनेशपुर के बंगाली समुदाय में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा बंगाली समाज पर दिए गए बयान को लेकर काफी नाराजगी है। ऐसे में अब स्थानीय विधायक अरविंद पांडे ने बंगाली समाज को सफाई पेश की है। उनका कहना है कि ये मुन्ना सिंह चौहान का व्यक्तिगत बयान है। पार्टी सभी वर्ग और समुदाय को एक समान समझती है और सभी का सम्मान करती है। इसे देवभूमि को आगे उसकी प्रगति की बात करनी है। किसी व्यक्ति को भी, किसी राजनीतिक व्यक्ति को भी जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद का जिससे तनाव बढ़े, ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं बंगाली समाज के भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हर जाति, हर संप्रदाय में, हर पार्टियों में कुछ नेता लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ बयानबाजी करते हैं, कुछ बयानबाजी देते हैं। कुछ लोग उन बयानबाजियों पे जैसे मछली फंसाने का काम किया जाता है, ऐसे विभिन्न दलों में कुछ लोग बैठे होते हैं जो उन बयानों का गलत मतलब निकाल के अपने राजनीतिक लाभ के लिए आगे उन चीज़ों को फैलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ के विशेष तौर पे बंगाली समाज के भाइयों से, बहनों से, माताओं से, बच्चों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे स्वार्थी लोगों से बचना चाहिए। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीणों को मार्केटिंग एक्सपर्ट संजीव कुमार भटनागर ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी है। साथ ही विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों से लघु उद्योगों को लगाने का आह्वान किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। सर, इस कार्यशाला में बेसिकली जिन लोगों ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है, जिसमें कुछ लोगों ने अपने उत्पादों को बनाना प्रारंभ कर दिया है। इन उत्पादों को बेहतर क्वालिटी से कैसे बनाया जाए, इन उत्पादों का बाजारीकरण कैसे किया जाए, इन उत्पादों की पैकेजिंग कैसे करी जाए, इन उत्पादों को बेचने के लिए विभिन्न संस्थाओं से कैसे संपर्क स्थापित करे जाएँ, इन सारे विषयों के संबंध में आज जानकारी विभिन्न जो डिपार्टमेंट के लोग आए हैं उनके द्वारा दी जा रही है। वहीं रुड़की में किसान गन्ना समर्थन मूल्य घोषित नहीं होने से नाराज है और राजधानी देहरादून कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान रोड संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि किसान पंजाब और हरियाणा सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग पूरी न होने पर अब हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर देहरादून कूच करेंगे। हम कोतवाली जो आए थे आज ये लेकर आए थे कि हमारे जो 12 हैं बिजली के, उनके लगभग 100 के करीब मोटर चोरी हो चुके हैं और हमने बार बार पुलिस को इसकी इतला दी कि भाई हमारे यहाँ से मोटर चोरी हो रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक चोर पकड़ के भी दिया था पब्लिक ने ही, उसे एक दिन रख कर उसकी जमानत होगी, वो मोटर भी और फंस गया यहाँ से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जब 100 मोटर चोरी हो गए देहात के, कई गाँव के, बेलडा, बेलडी, डंडेरी के, लनपुर, कई गाँव के उपकरण सारे चोरी हो गए बिजली के। यार किसान का स्टैंप पाने की जरूरत है। जो सितारगंज से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां आवारा पशुओं से टकराकर गंभीर रूप से घायल हुए प्रतिपाल सिंह का इलाज पैसों के अभाव में अब रुक गया है। दरअसल 3 महीने पहले प्रतिपाल सिंह हादसे का शिकार हुए थे। परिवार ने उन्हें इलाज के लिए कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान उनका लाखों रुपए खर्च भी हुआ। पैसों की कमी की वजह से अब परिवार ने उन्हें डिस्चार्ज करा लिया है। तब से प्रतिपाल सिंह बेड पर पड़े हैं। उनके घर में बूढ़ी मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। घर में प्रतिपाल सिंह
एक इकलौते ही कमाने वाले थे। उनकी इस दशा से परिवार काफी जद्दोजहद के साथ गुजर रहा है। पीड़ित परिवार ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हॉस्पिटल हल्द्वानी में गए थे, वहाँ 3 महीने हम रहे और अब हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उनको घर ले आए। और हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही मेरा सहारा जो खुद चाहते हैं बैठी है। बहुत गंभीर चोट है, ये एक साइड है बिल्कुल वर्क नहीं करता। मेरे 2 छोटे बच्चे जिनके फीस भी जमा नहीं हुई है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा अपने पास घर भी किराए का है, हमारा घर भी किराए का है और हमें कहीं से सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में चल रही शराब की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 350 पाउच 500 ml के और 100 पाउच 250 ml के कच्ची शराब की बरामद किए हैं। इसके अलावा एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। घटना पर संज्ञान लेते हुए आज ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में जो अवैध शराब के अड्डे थे उन पर निगरानी की गई और उनमें हरीश थापा और मोंटू राय 2 नाम सामने आए हैं प्रथमतया। इन दोनों के अड्डों पर हमने छापेमारी की है और हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है यहाँ से। दोनों को हमने गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा ये जो कार्रवाई है ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में आगे और भी चलती रहेगी। आबकारी विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड निवासियों के लिए जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार योजना। धामी कैबिनेट से मिली मंजूरी। उपनल कर्मियों को मिनिमम पे स्केल और डीए देने के लिए बनाई गई सब कमेटी। कैबिनेट के फैसले से उपनल कर्मचारी नाराज। कहा, हर बार समिति बना कर दिया जाता है लॉलीपॉप। नियमितीकरण की मांग पूरी न होने पर आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी। 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव। गणेश गोदियाल के हाथों में 27 की कमान। हरदा की पैरवी पर हाईकमान ने साधा क्षेत्रीय और जातीय संतुलन। और उत्तराखंड से जुड़े तिरुपति मंदिर लड्डू घोटाले के तार। हरिद्वार की एक फर्जी डेयरी से किया गया 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई। सीबीआई जांच में हुआ खुलासा।